तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का लेक्चर नंबर 1। 10th की पढ़ेंगे हम, ताकि 11th के अंदर भी है, 12th के अंदर भी है। तो आप 10th की पढ़ेंगे क्या, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मालूम पड़ेगी। बहुत सारा बेसिक इसके अंदर है, चैप्टर के अंदर है, और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बोर्ड के अंदर भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में ना लें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर दिख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, क्या करना है, आपको नोट करना है। हम पढ़ेंगे कुछ दुबे रनर और न्यूलेट्स के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। 2 आज क्या करेंगे, हम कवर करेंगे। तो कैसे आप सब होंगे बढ़िया और कर रहे होंगे, पढ़ाई बोर्ड आने वाला है, तो पढ़ाई करते रहें। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का लेक्चर नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि मैं लिखा हूँ कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उससे पहले कुछ समझेंगे, अच्छे समझेंगे कि चीज़ समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। देखो, सबसे पहले देखिए रखा है कि एलिमेंट क्या होता है सर। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट को कुछ करना है, क्लासीफाई करना है। मॉडर्न मतलब कुछ नया, तो एलिमेंट को क्या करना है, क्या करना है, अपने को क्लासीफाई करना है। अब कोई बोले सर ये एलिमेंट क्या होता है, ये एलिमेंट क्या होता है सर, ये एलिमेंट कहाँ से आया। देखो होता क्या है कि आपको मालूम है कि नेचर के अंदर, तो आपको समझेंगे, चूँकि जिसका क्या है इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो उसका मैं बेसिक आपको बताता रहूँगा, और लेक्चर्स काफ़ी अच्छे से बनेंगे। बहुत सारे लेक्चर्स होंगे इस पर, आप देखेंगे अच्छे से, आपको इन डिटेल एक चीज़ आपको मैं समझा दूंगा। अब देखो, आपको मालूम है कि नेचर के अंदर, किसके अंदर, नेचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती है। मटीरियल्स मिलते हैं, मटीरियल्स मिलते हैं, क्या मिलते हैं, मटीरियल्स मिलते हैं। मटीरियल मतलब क्या होता है, मटीरियल मतलब जिसका कुछ मास हो, उसका कुछ वॉल्यूम हो, दैट्स कॉल्ड मटीरियल, दैट्स कॉल्ड मटीरियल। अब आपको मालूम है चीज़ें आपको मिलती है, मैटर मिलता है, मैटर मतलब मैटर होता है, मैटर क्या होता है, उसको अपन मैटर बोलते हैं। मैटर क्या होता है सर, बोले कुछ मैटर हो गया है, ऐसा ये कुछ नया मैटर है। मैटर मतलब होता है हर वो चीज़ जिसका कुछ मास हो, एवरीथिंग जिसका कुछ मास हो और उसका कुछ क्या हो, वॉल्यूम हो, दैट्स कॉल्ड मैटर। अपने आसपास जितनी भी चीज़ें सब क्या मैटर है। मैटर होती है कि हर वो चीज़ जो मास ऑक्यूपाई करे, मतलब उसका कोई मास हो, एंड वो कुछ वॉल्यूम क्या करे, ऑक्यूपाई करे स्पेस के अंदर। अगर स्पेस के अंदर कुछ वॉल्यूम क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, उसका कोई मास होता है, दैट्स कॉल्ड मैटर। जैसे ये देखो, ये मार्कर कुछ मास है, हाँ सर मास है, और इसने इस बोर्ड पर कुछ जगह क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, कुछ घेर लिया, मतलब ये भी क्या है, मैटर है। मैटर एनीथिंग विच हैव अ मास एंड विच ऑक्यूपाई वॉल्यूम, विच ऑक्यूपाई स्पेस इन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम कुछ क्या करे, ऑक्यूपाई करे स्पेस के अंदर, दैट्स कॉल्ड मैटर। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गए मैटर क्या होता है। आपको मालूम है कंपाउंड, आपने देखिए कंपाउंड क्या होता है, व्हाट इज अ कंपाउंड, व्हाट इज अ कंपाउंड। आपको एकदम बेसिक बता रहा हूँ, आपको नोट करते रहेंगे। सर कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, पहली चीज़ कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। आपने एग्जांपल आपको लेना है तो बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो आप। मैं एग्जांपल लेता हूँ NaCl का, किसका, NaCl मतलब नमक का, एग्जांपल किसका, नमक का। अभी NaCl एग्जांपल है किसका, कंपाउंड का। आपको मालूम है एक नमक आता है, दैट्स को बड़ा नमक, मतलब बिग नमक, थोड़े से बड़े साइज़ के होते हैं नमक, काफ़ी अच्छे होते हैं काफ़ी। तो वो नमक काफ़ी क्या होते हैं, बड़े होते हैं, हाँ सर मालूम है, बड़े होते काफ़ी, दैट्स ऐसा कुछ शेप के होते हैं, बड़े होते हैं। तो आपको मालूम है NaCl मतलब नमक होता है, और नमक बनता है किससे, Na और Cl से बनता है। Na एक अलग चीज़ है, Cl एक अलग चीज़ है। Na एक एलिमेंट है, Cl एक एलिमेंट है। यहाँ पर जो NaCl के अंदर आप देख पा रहे हैं, Na एक एलिमेंट है, Cl एक एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट से मिलकर बनता है आपका कंपाउंड। पहली चीज़ समझिए सर, मान लो ये एक NaCl, ये NaCl, ये NaCl है। आप इस NaCl को क्या आप तोड़ सकते हो, कैन यू ब्रेक इट, हाँ सर तोड़ देंगे। लाते भी आपको मालूम है, जब बड़े नमक आते, इतने बड़े नमक आते, बड़े, उसको क्या करते, तोड़ते। फिर अपने घर में भी जो आता है वो छोटा होता है, उसको आप तोड़ सकते, तोड़ सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि नमक को इतना तोड़ दो, नमक बना किससे, Na और Cl से बना हुआ है, हाँ सर। इस नमक को, ये जो बड़ा नमक है, इसको इतना तोड़ दो कि अभी ना टूट सके। मतलब आपने इसको इतना तोड़ दिया कि ये जो पार्ट बचा है, ये जो NaCl का पार्ट, ये जो इतना सा नमक बचा है, ये नमक है, तो क्या इसके अंदर भी NaCl होंगे, हाँ सर। वो चाहे इतना बड़ा नमक हो, चाहे इतना सा नमक हो, NaCl तो ये भी है, ये भी नमक है, ये भी नमक है, ये भी NaCl, ये भी NaCl है। लेकिन ये जो NaCl है, इसके अंदर Na और Cl है, वो एक ही है, वो कितने, एक ही है। यहाँ NaCl का एक ही मॉलिक्यूल है, मतलब अब एक ही पार्टिकल है, मतलब अब ये NaCl टूट नहीं सकता, अब ये NaCl टूट नहीं सकता। मतलब ये क्या है फिर, मॉलिक्यूल, क्या है ये, मॉलिक्यूल है। समझ गए सर, क्या ये मॉलिक्यूल है। NaCl एक मॉलिक्यूल है। कंपाउंड सर क्या, कंपाउंड कुछ और है क्या। जो कंपाउंड होता है कि व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गेट कंबाइंड, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड। अगर देखो, जब बहुत सारे, जब बहुत सारे नमक के मॉलिक्यूल को जब मैं जोड़ दूंगा, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड। जैसे कि ये जो बड़ा नमक बना हुआ है, वो बना किससे, स्मॉल नमक के पार्टिकल से बना हुआ है। अगर इन स्मॉल मॉलिक्यूल को जोड़ दोगे तो ये जो बड़ा वाला बनेगा, दैट्स कॉल्ड कंपाउंड। इसको तोड़ दो इतना कि वो ना टूटे, दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। समझ गए सर, मॉलिक्यूल होता है मतलब वो चीज़, कंपाउंड को इतना तोड़ दो ताकि वो आप टूटे ना।
इसको मैं इतना तोड़ दिया कि अभी टूटेगा नहीं, दैट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, समझ गए। व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गेट कंबाइंड दे फॉर्म कंपाउंड। व्हेन वी ब्रेक द कंपाउंड, व्हेन वी ब्रेक द कंपाउंड, तो इसको इतना तोड़ो ताकि वो अब ना टूटे, दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। समझ गए, उल्टा समझ गए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। व्हेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गेट कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड। समझ गए सर, एकदम अच्छे समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो NaCl, जो एकदम छोटा सा NaCl, ये मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल है NaCl का क्या है, ये मॉलिक्यूल है। अब मैं इसको भी तोड़ रहा हूँ, चर्बी हमको तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ो, मिलकर तोड़ो उसको। तो आपको मालूम NaCl को तोड़ोगे, NaCl ये है, ये एक NaCl है, एक मॉलिक्यूल है NaCl का। इसको जब तोड़ोगे तो Na और Cl का बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो Na अलग हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। Na अलग हो गया, Cl क्या हो गया, अलग हो गया। अब ये Na और Cl दोनों क्या है, एलिमेंट, दोनों क्या है, एलिमेंट है। समझ गए। When we break the molecule, elements will be appears। मतलब एलिमेंट्स मिलेंगे। आप अगर आप मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेंगे, फिर एलिमेंट मिलेंगे। मतलब मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेंगे, एलिमेंट्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यही आपके क्या एलिमेंट्स, क्या आपको सिंपल तरीके से समझ गए। N एक एलिमेंट है, Cl एक क्या अपना एलिमेंट है। अगर आप Na को फिर से तोड़ो तो आपको मालूम है कि एलिमेंट के अंदर क्या होता है, एटम क्या होते हैं, एटम होते हैं। मतलब सोडियम का इस तरह से एटम होगा, इस तरह से क्या होगा, एटम होगा। एटम के बीच में क्या होता है, आपको मालूम होगा, 9वीं क्लास के अंदर आप पढ़ चुके हो, न्यूक्लियस होता है सर। बाजू यहाँ क्या होता है, सब इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, बीच में होता है न्यूक्लियस, उसमें होते हैं प्रोटॉन और अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, सबको मालूम है। समझ गए सर। तो एलिमेंट ये होता है। एलिमेंट को तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, फिर आपका एटम बन जाएगा। एटम को तोड़ोगे तो कुछ नहीं बनता, एटम के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ गए। एटम को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, फिर अरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलेंगे, और क्या मिलेंगे। तो अगर एलिमेंट को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, एटम मिलेगा। समझ गए। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ व्हाट, एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। समझ गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। समझ गए। देखो पहले क्या होता है, देखो पहले एटम होता है, बहुत अच्छा। देख एटम होता है, एटम जब मिलते हैं तो बनता है एलिमेंट बनता है, कोई दिक्कत नहीं। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं तब मिलता है मॉलिक्यूल बनता है। जब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं सर। एलिमेंट कंपाउंड, एलिमेंट एटम से बनता है एलिमेंट, एलिमेंट से बनता है कंपाउंड और मॉलिक्यूल, और इससे बनता है आपका कंपाउंड। समझ गए। और एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। समझ गए सर। एलिमेंट क्या होता है, आप समझ गए। एलिमेंट समझ गए अपन होता क्या। तो एलिमेंट समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो उसको नोट कर लेंगे, फिर अपन करते हैं इसके आगे की चीज़ें, उसको नोट कर लेंगे। अब इतना समझ गया है कि एलिमेंट होता क्या, आप समझ चुके हैं। एलिमेंट क्या होता है, आप समझ चुके हैं। अब हुआ तो मसला समझा। अब एलिमेंट हो गया, समझ गया, एलिमेंट हो गए। अब हुआ क्या पता है कि 1800 सदी के अंदर, 1800 सदी के अंदर इन 18 समझना, 1800 सदी के अंदर ज़्यादा एलिमेंट आए नहीं थे। एलिमेंट कहाँ से मिलेंगे, नेचर से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे, नेचर से। अरे कुछ खोद रहे हैं तो अपने एलिमेंट मिल गया। कुछ और मतलब अलग अलग जगह पर मैटर क्या होते हैं, मिलते हैं। मैग्नेट मिला कहीं से, लोहा कहीं से मिला, ज़मीन के अंदर सोना मिला, चांदी मिला, ये मिला, वो मिला, फेरस मिला। मतलब एलिमेंट्स कहाँ मिलते हैं, सबको नेचर से मिलते हैं। नेचर में अलग अलग सोर्स से आपको क्या मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं एलिमेंट, कहाँ से मिलते हैं आपको, नेचर से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। तो अलग अलग आए दिन अलग अलग एलिमेंट्स मिलते हैं। कोई कुछ खोद रहा है, उसको कुछ नया दिखा, बोला ये क्या है, वो साइंटिस्ट लेके गया, साइंटिस्ट ने बोला ये कोई नई चीज़ है, ये कोई नई धात है, ये कोई नया मेटल है, ये कोई नया एलिमेंट है, तो उसने बोला ये नया एलिमेंट। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट निकलने लगे। डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स आर कम, मतलब एलिमेंट्स निकलना चालू हो गए, उनकी डिस्कवरी चालू हो गई। अब हुआ क्या, 1800 मतलब टाइम के बाद सिर्फ 30 ही एलिमेंट थे। कितने एलिमेंट थे, सिर्फ 30 एलिमेंट थे। ये डेटा मैं लेके आया हूँ। 1800 टाइम के वक्त सिर्फ कितने थे, 30 एलिमेंट ही मिले थे। कोई लफड़ा था, 30 एलिमेंट थे, चलो कोई बड़ी बात नहीं थी। अब हुआ क्या, आए दिन एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो उनको किस तरह से क्लासीफाई किया जाए, ये बड़ा मसला पैदा होने लगा। समझ गए कि एलिमेंट्स बढ़ते जा रहे। अब उनको क्लासीफाई करने की जरूरत। देखो वाई वी नीड क्लासिफिकेशन, समझना। 1800 सदी के टाइम सिर्फ 30 एलिमेंट थे तो इतनी दिक्कत नहीं थी। जब वक्त बढ़ता गया, नेचर ने अपने को बहुत सारी और चीज़ें दी, बहुत सारे और एलिमेंट्स दिए, तो एलिमेंट बढ़ते जा रहे थे। एलिमेंट बढ़ते आ रहे। अब लोग क्लासीफाई करना है तो आसान है क्या। देखो पहली बात तो क्लासीफाई करना क्यों है, पहली बात वाई वी आर नीड फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का नीड क्यों है, पहली बात समझो। क्या क्या जरूरत है क्लासीफाई करने की, मत करो ना क्लासीफाई। अरे क्लासीफाई नहीं करोगे तो चीज़ें आसानी कैसे होगी समझने में। हाँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करने, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब देखो, अब मैं 30 एलिमेंट है, इन सबको मैं बोलूँ मेरे को स्टडी करना है। अब किसी रूम के अंदर मैं गया, अब यहाँ पे कोई यहाँ पढ़ा हुआ, कोई यहाँ पढ़ा, अच्छे से कोई अच्छे से क्लासीफाई नहीं किया हुआ है, तो उसको स्टडी करना आसान होता नहीं होता, एकदम मुश्किल होता। अब ऐसी अगर आज के वक्त अगर आप उसको क्लासीफाई नहीं किए होते तो आज के वक्त 118 एलिमेंट है। कितने मालूम है, देखो 118 एलिमेंट हैं टोटल। कितने एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट निकल चुके हैं। 118 है, लास्ट है अनअनॉक्टियम विच इज़ 118, अनअनॉक्टियम विद 118 एलिमेंट। तो इसमें में से आपको मालूम है 92 कहाँ से मिले अपने को, और 26 92 अपने को कहाँ से मिले हैं। आप बोलोगे सर कहाँ से मिले, नेचर से मिले। नेचर ने अपने को दिया 92 एलिमेंट्स। किसने दिया, नेचर से।
और ये 26 आपन में कुछ कम नहीं है, आपने बना लिए, दैट्स कॉल्ड मेड मैन, दैट्स कॉल्ड मेड बाय ह्यूमंस, मेड बाय मैन, ये आपन ने बनाया है और ये अपने को नेचर ने दिया। तो 92 विल बी द नेचुरल एंड 26 विल बी द मेन मैड, इसको अपन ने बनाया, समझिए सर। तो इतने एलिमेंट आज होते और अपन उसको क्लासीफाई नहीं करते और कोई साइंटिस्ट जाता है स्टडी करने के लिए तो उसको इतने सारे एलिमेंट पड़े होते हैं। पहले तो कोई कहाँ पड़ा हुआ, कोई किसी को पता नहीं है, कोई सोडियम यहाँ पड़ा हुआ है अमेरिका के अंदर, तो कोई यहाँ पड़ा हुआ है, कोई यहाँ पड़ा हुआ है, उसको उनको स्टडी करना क्या सिंपल होता नहीं सर, बहुत दिक्कत होता सर, ढूंढना पड़ता है कौन यहाँ पे। जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक कोई आप लाइब्रेरी गए और वहाँ पर बुक्स होती हैं, आपको मालूम किस मेथड से रखी होती हैं, एक अच्छा अरेंजमेंट होता है उनके बुक के दरमियान, एक अच्छा क्या होता है प्रॉपर मतलब तरीके से क्लासीफाई होकर अच्छे से रखी होती है बुक, समझ रहे। ऐसा नहीं कि कोई बुक यहाँ पड़ी हुई है, आपको किस टाइप की बुक पढ़ना है आप सिंपल तरीके से देखोगे और क्या कर लोगे, सिंपल तरीके से अंडरस्टैंड कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब वहाँ पे जो प्रॉपर वे में बुक क्या होती है, क्लासीफाई होती है, इसी बोलते लाइब्रेरी, इसी बोलते लाइब्रेरी बोलते हैं। वहाँ पर अगर मैं सब बुक को यहाँ वहाँ मिला दूँ, सब गिरा दूँ, तो वहाँ पे स्टडी करना आसान होगा क्या, तो बुक को ढूंढना आसान होगा, बहुत मुश्किल होगा, कोई यहाँ ढूंढ रहा है, कोई यहाँ ढूंढ रहा है, कोई यहाँ, ये नहीं ना ये, यहाँ पे क्या सिंपल तरीके से चीज़ें अच्छे से अरेंज है। जो आपको जो पढ़ना है आप वहाँ पे जाइए, ए में पढ़ना है तो ए में जाइए, ए के अंदर क्या पढ़ना है सिंपल तरीके से देखेंगे आपको बुक मिल जाएगी। तो ये क्या प्रॉपर अरेंजमेंट है। तो यहाँ पर चीज़ों को पढ़ना आसान है, यहाँ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आसान है, यहाँ चीज़ों को स्टडी करना आसान है, चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करना आसान है, अंडरस्टैंडिंग करना आसान है, दैट्स बिकॉज ऑफ क्लासिफिकेशन। अब एलिमेंट का वही होने लगा, एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं, उनको क्लासीफाई करना है, बड़ी दिक्कत है, कैसे करें, बड़ी दिक्कत है, कैसे करें, समझ गए। वाई वी नीड अ क्लासिफिकेशन, बिकॉज ऑफ गुड स्टडी। अगर किसी को स्टडी करना है, साइंटिस्ट को समझना है या अपने को कुछ चीज़ पढ़ाना है, तो ताकि वो इजीली क्या हो जाए, अंडरस्टैंड हो जाए और अवेलेबल हो जाए और अच्छे से मिल जाए, समझे। तो ये सब दिक्कतें पैदा होने लगी जब एलिमेंट बढ़ते आ रहे थे, तो अब नीड आई अपने को क्लासिफिकेशन की। अब क्लासिफिकेशन की नीड आ गई है, अब क्या होगा, क्लासीफाई किस तरह से किया जाए, क्लासीफाई किस तरह से की जाए। तो सबसे पहले के पुराने टाइम के वक्त लोगों ने क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को इन द बेसिस ऑफ व्हाट, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, मेटल, नॉन मेटल और क्या, मेटलॉइड्स। इनके बिहाफ पे आपने क्या किया था, इसको क्लासीफाई किए थे, किसमें, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के फॉर्म के अंदर। कि आपने बोले कि जो मेटल है उनको एक डाल दो, जो नॉन मेटल उनको एक डाल दो। अरे दिमाग लगा रहे थे, बोले जो मेटल है उनको एक डाल दो, जो नॉन मेटल एक तरफ और जो मेटलॉइड्स है वो एक तरफ। लेकिन आपको मालूम है व्हाट्स द मेटल, आपसे पढ़ेंगे अच्छे से कि मेटल्स क्या होते हैं, सब पढ़ेंगे अपन, समझे। ये शाइनिंग होते हैं, ये शाइन नहीं करते, ये बोथ होते हैं, मतलब दोनों का मिक्सचर होते हैं, दैट्स कॉल्ड मेटलॉइड्स। तो मेटल समझ गए, नॉन मेटल समझ गए थे, लोगों को मालूम पड़ गया था। तो लोगों ने क्या कर दिया, एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया, जो मेटल इसको यहाँ फेंक दिया, जो यहाँ फेंक दिया। अब फेंकने से, एक जगह रखने से थोड़ी चीज़, मान लो यहाँ पर एक मेटल है, यहाँ नॉन मेटल और यहाँ पे कौन, मेटलॉइड्स है। अब यहाँ पर मेटल तो एक तो है नहीं, यहाँ भी बहुत मेटल भर गए, यहाँ भी बहुत भर गए, यहाँ भी बहुत भर गए। फिर वही काम हो गया, मेटल तो फिर से अब यहाँ पे इस बैग के अंदर, इस रूम के अंदर बहुत सारे मेटल भर गए। अब उनको स्टडी करना भी सिंपल नहीं है, मतलब ये जो तरीका है क्लासीफाई करने का भी सही नहीं है। अच्छा तरीका लगाओ, जैसे बुक का होता है, अच्छा तरीका लगाओ ताकि एक एक एलिमेंट के बारे में चीज़ों को समझना, स्टडी करना क्या हो जाए, सिंपल हो जाए। अब ये भी तरीका था, फॉलो हो गया। अब बोले क्या करेंगे, तो अब लोगों ने क्लासिफिकेशन को चालू कर दिया, एक नए तरीके से क्या क्या चीज़ों को क्लासीफाई करना क्या कर दिए, चालू कर दिए, समझ गए। तब अपन चालू करेंगे इसका क्लासिफिकेशन, किस तरह से क्लासीफाई इसको किया गया। अब देखो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, साइंटिस्ट एक नहीं आए, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग चीज़ें बताया, अलग तरीके से क्लासीफाई करने की कोशिश की। लेकिन अपने कुछ ही लोगों का पढ़ना है, जैसे बहुत सारी, एक आया था यूनिटरी मेथड आया था, और फिर बहुत सारे साइंटिस्ट लोग, एक आया था कुक्स होमोलोगस सीरीज़ आया था, मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर बहुत सारे वेव्स थे, उनको क्लासीफाई किया गया था। मतलब लोगों ने अपना तरीका बताया, तौर तरीका बताया। लेकिन जो अच्छे, अब जैसे बहुत सारे लोग बताए होंगे, हम जैसे भी आए होंगे, आप जैसे भी आए होंगे, कोई भी आके बोल दिया होगा एक काम करो, इनको ऐसा रखो, इनको ऐसा रखो, कोई बोला इसको ऐसा रखो, कोई ऐसा रखो, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, सबके अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, सिर्फ क्लासीफाई करना था। तो लोगों का सब क्यों समझ में आया नहीं, बहुत सारे लोग किए, बुक में भी नहीं इतना। तो अपने को 2-3 लोग का क्यों दिया, क्योंकि वो लोग का कुछ तरीका, तौर तरीका कुछ सही था, क्या था, कुछ सही था, उनका जो क्लासीफाई करने का तरीका है वो क्या था, थोड़ा सा प्रॉपर वे में था। तो उनको क्या करेंगे, अपन स्टडी करेंगे, तो नोट कर लेंगे, फिर अपन करते क्या, इसका फर्स्ट दैट्स व्हाट डूबे राइनर। तो सबसे पहला जो था वो आपको मालूम है क्या था, डूबे राइनर। क्या था, डूबे राइनर, बहुत खतरनाक सा इन्होंने एक तरीका बताया था चीज़ों को क्लासीफाई करने, एक अच्छा तरीका, एक प्रॉपर वे था, किसका, डूबे राइनर ट्रेड्स। क्या है डूबे, ये आपको पेपर में बहुत बार ये आता है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, डूबे राइनर ट्रेड। एक्सप्लेन या एक्सप्लेन या फिर डिफाइन व्हाट, डूबे राइनर ट्रेड। ये होता क्या है, इनका क्या कहना था, दुबे साहब का हमारे क्या कहना था। देखो दुबे साहब ने
धोबे साहब मतलब धोबे रनर, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पहले बात ये है क्या, तो अब आपको मालूम होना चाहिए बात चल रही कब की पता है, मैं यहाँ लिखता हूँ आजू बाजू में, ये बात चल रही है 1817 सदी की। 1817 सदी के अंदर कौन है, धोबे रनर कब है, 1817 सदी के अंदर है, आपको सब याद रखना है नॉलेज के लिए। 1817 मतलब 1817 के अंदर कौन है, धोबे रनर है। इन्होंने कहा, ये कौन साइंटिस्ट आपको मालूम है, साइंटिस्ट है, और ये जर्मन, कैसे ये एक जर्मन साइंटिस्ट है, क्या ये जर्मन एक साइंटिस्ट है, दैट इज अ जर्मन साइंटिस्ट, एक जर्मन क्या ये साइंटिस्ट है, 1800 उसके अंदर ये आते हैं और ये बोलते हैं कि जो एलिमेंट्स की जो आप बात कर रहे हो, ये एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिपेंड करती है एटॉमिक मास पे। द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास। क्या बोला इन्होंने कि प्रॉपर्टी, क्या बोला, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक मास, अपॉन द एटॉमिक मास। मतलब कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास। ये कहना था इनका कि जो एलिमेंट्स होती है उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टी मतलब खुसूसियत, मतलब उनके अंदर जो कुछ अलग है वो होती है डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास, डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास। और आप बोलिए सर एटॉमिक मास क्या होता है, पढ़ चुके हैं व्हाट इज एटॉमिक मास, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, आपको मालूम होगा व्हाट इज एटॉमिक नंबर क्या होता है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सब। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, याद है, नहीं याद है सर? देखो आपको मालूम है कि एक एटम के अंदर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स, और कौन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो एटॉमिक नंबर होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्या होता है ये, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड व्हाट, एटॉमिक नंबर। किसी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसी का अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। समझिए, कोई दिक्कत नहीं सर कि कभी आता है कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं किसी एटम के अंदर, अगर वो एटम का कैसा है, न्यूट्रल है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम और एलिमेंट, दैट्स कॉल्ड व्हाट, एटॉमिक नंबर। किसी एक एलिमेंट के अंदर, किसी एक एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसी का एटॉमिक नंबर। समझना, एक एटम के अंदर, एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स से और कितने इलेक्ट्रॉन्स से, उसी का क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं उस एलिमेंट का। समझ गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको एटॉमिक नंबर। मान लो कि अब देखो ये कब वैलिड है पता है, ये कब वैलिड है, जब अपना एटम कैसा हो, न्यूट्रल, कैसा हो, न्यूट्रल हो, क्या हो, न्यूट्रल हो, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये कब होगा, जब अपना एटम कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, मस्त एकदम, मतलब उसमें चार्ज कितना होगा, जीरो होगा, दैट्स कॉल्ड न्यूट्रल एटम। मतलब जैसे सोडियम लिखा हुआ है, कैल्शियम लिखा हुआ है, अभी इन पे चार्ज कितना है, जीरो है, मतलब ये क्या है, न्यूट्रल। कैसे ये न्यूट्रल है। और अगर कोई एलिमेंट कैसा है, न्यूट्रल है, तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेंगे। अगर कोई एलिमेंट कैसा है, न्यूट्रल है, तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने क्या होंगे, उसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बोला एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी दोनों क्या होते, इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड व्हाट, एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट का वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, समझ गया। जैसे एग्जाम्पल बोलूँ, मैं बोलूँ कि Na का कितना होता है, 11, कितना होता है, 11 होता है। Na का, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि उसके अंदर 11 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, और 11 क्या होंगे उसके अंदर, प्रोटॉन होंगे। क्योंकि एटॉमिक नंबर होता क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है उसी का हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर बोलेंगे। 11 है मतलब उसके अंदर 11 प्रोटॉन और 11 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिकॉज ये एटम कैसा है, न्यूट्रल है। जब न्यूट्रल होगा तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। ऐसा लिखा हुआ है, लिथियम का लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, मतलब उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन और 3 क्या है, प्रोटॉन है। समझे, फीलिंग समझो, फील समझो। बच्चे याद कर लेते हैं कि इसका 11 12 है, मतलब समझो होता क्या, 11 है मतलब उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन और 11 क्या है, उसके अंदर प्रोटॉन है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। एक होता है एटॉमिक मास, क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक नंबर को आप लिखते किससे, Z से, और एटॉमिक मास को आप लिखते किससे, एटॉमिक मास बोलते A, किसी से A से लिखते, A मतलब एटॉमिक मास होता है। ये क्या होता है सर, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, एटॉमिक मास। मतलब किसी एक एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या कर दो, ऐड कर दो, दैट्स कॉल्ड एटॉमिक मास। समझ गए सर। A से इसको लिखते, ऐसा लिखा हुआ है कि सोडियम इज 23, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है उसके अंदर, 23 है। कितना है, 23 है। समझ गए, इसको लिखते क्या, उसको A लिखते, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको हल्का इतना देख लो, मैं आपको और बाद में चीज़ें बताता रहूँगा आगे के लेक्चर्स के अंदर। तो ये होता है मोटा मोटा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं किसी एक न्यूट्रल आइटम के लिए, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक मास होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट्स कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। ये सब था नहीं, मैंने आपको बताया कि को वहाँ पे एक अल्फाज है एटॉमिक मास, इसलिए मैंने आपको हल्का सा समझा दिया, कोई बात नहीं, इसको नोट कर लेंगे। बात चल रही थी अपनी कहाँ तक कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक मास, मतलब जो प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करती है, एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है। किसी को देखो अभी मैं आपको बता दिया एटॉमिक नंबर के बारे में, किसी को मालूम ही नहीं था, एटॉमिक नंबर को कोई देखता ही नहीं था, एटॉमिक नंबर के बारे में लोगों को इतना मालूम ही नहीं था। लोगों को मालूम था किसके बारे में, एटॉमिक मास के बारे में। मास मतलब क्या, वेट करना होता है ना, एक तो ऐसा होता है मतलब मेरे को मालूम करना है कि इसका कितना वेट है, मैं इसका क्या कर लूँगा, वजन कर लूँगा सिंपल तरीके से, और उसका वेट निकल जाएगा। लोगों को यही आता था, और लोग इसी पे चलते थे कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास। लोगों को एटॉमिक नंबर के बारे में मालूम नहीं है, लोगों को मालूम किसके बारे में, एटॉमिक मास के बारे में, इनको भी इसके बारे में मालूम था। अब क्या हुआ देखो, अब क्या हुआ, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने तीन एलिमेंट का ना, ये जो लिखा ना उसको मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप एक समझ लेंगे इसका डेफिनेशन है क्या, समझ लेंगे एकदम सिंपल। देखो इन्होंने कहा कि इन्होंने तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया, क्या बनाया इन्होंने, तीन एलिमेंट का क्या बनाया, ग्रुप बनाया। ही मेड द 3 ग्रुप्स ऑफ दिस सेम व्हाट केमिकल प्रॉपर्टी। मेन काम क्या किया इन्होंने, तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया। क्या किया इन्होंने, तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम, समझेंगे, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। इन्होंने तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। इसको इन्होंने क्या कहा, ट्रेड, क्या बोला इसको, इसने ट्रेड बोल दिया। ट्रेड क्या है, तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं, समझ गए। देखो वही लिखा हुआ है, ही मेड द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच हैविंग अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, इट्स कॉल्ड ट्रेड, समझ गए। और उन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, उसको उसने क्या बोलता है, ट्रेड बोल दिया, खत्म। अकॉर्डिंग टू ट्रेड, इस ट्रेड के अकॉर्डिंग क्या इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मान लो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो इन्होंने कहा कि सेकंड वाले का जो एटॉमिक मास होगा, सेकंड वाले का जो एटॉमिक मास होगा, किसका, एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ सेकंड एलिमेंट, मान लो ये ए है, ये बी है और ये क्या आपका सी है, तो बी वाले का जो एटॉमिक मास होगा, वो फर्स्ट और थर्ड के मीन के बराबर होगा। फर्स्ट और थर्ड के एवरेज बोलो, मीन बोलो, बात एक ही है, समझ गए। क्या बोला मैंने इसने क्या बोला कि बीच वाले का एटॉमिक मास, बीच वाले का जो एटॉमिक मास होगा वो इक्वल होगा फर्स्ट और थर्ड के एवरेज एटॉमिक मास के, सिंपल। इन्होंने कहा कि बीच वाले का जो एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास के एवरेज के क्या होगा, इक्वल होगा, खत्म, स्वाहा, समझ गया। तो क्या बोला, अकॉर्डिंग टू ट्रेड्स एटॉमिक मास ऑफ अ मिडल एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ अ मिडल एलिमेंट वाज अप्रॉक्सीमेटली मतलब 100% नहीं लेकिन 99% क्या होगा, सेम होगा, इक्वल टू मीन बोलो या फिर उसको एवरेज बोलो, बात एक ही है, मीन बोलो एवरेज बोलो, बात एक ही है, मीन ऑफ या फिर एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। कोई दिक्कत इसमें नहीं आई होगी, एकदम सिंपल, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है कि बीच वाले का जो, अब देखो पहले समझ लो चीज़ों को, पहले समझ लो कि है क्या, समझ गए। डेफिनेशन अगर आप गई तेल लेने, पहले चीज़ों को समझ लो कि चीज़ें हैं क्या। अगर चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी ना तो आप इसे बना सकते हो, कभी आप भूल गए तो भी आप बना सकते हो, समझ गए। मैंने क्या बोला, मैंने बोला सबसे पहले ही मेड, समझो पहले समझो क्या बोला इन्होंने तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाया जिनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी क्या सेम है, इनको इन्होंने ट्रेड बोल दिया, खत्म। इस ट्रेड के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि बीच वाले का जो एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा, खत्म। जो मैंने बोला वही डेफिनेशन लिखी हुई है, आप समझ सकते हो। डेफिनेशन को आपको बना लोगे लेकिन आपको आना चाहिए अंडरस्टैंडिंग, समझ गए, एकदम सिंपल था, कुछ दिक्कत में नहीं है कि बीच वाले का जो एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट और थर्ड के क्या होगा, एवरेज के इक्वल होगा। कोई समझ, आपको लिखना क्या होगा पेपर के अंदर, ये आपको लिखना होगा डिफाइन के तौर पर। आप ये सब चाहो तो लिख सकते हो थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, समझ गए। और अब इसका एग्जाम्पल है कि नहीं सर, हाँ एग्जाम्पल है ना। इन्होंने माना लीना की, क्या बात है सर, लीना की, ये 3 एलिमेंट लिए जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसे है, इसको इसने ट्रेड बोला। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेड बीच वाले का जो एटॉमिक मास होगा सर, इसका होता है आपको मालूम है 6.9, इसका होता है 23, इसका होता है 39.1, ये होता है इसका इनका एटॉमिक मास। तो देखो इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी। तो बी का कितना 23 देख रखा है, हो गया। बीच वाले का जो इक्वल होगा किसके, फर्स्ट और थर्ड के किसके, एवरेज के, फर्स्ट और थर्ड के एवरेज के इक्वल होगा। चेक कर लेते हैं, देखो उसको फर्स्ट बोल दो, चेक कर लो। ये 6.9 है और वो 39.1 है, बटे 2 कर दो, इसको हटा दो ना, 39.1 बोलो, क्या बोलो, फर्क पड़ता है क्या, नहीं ना। तो कितना हो गया देखो 39, चलो बोल दो 1, तो 1 यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, 7 आएगा ना, पॉइंट यहाँ पर गया तो 6.9 और कितना हो जाएगा वो 7 आएगा। 7 + 39 कितना होगा, 46 होगा, 46/2 कितना होगा, 2 3 23, कितना आंसर आया, 23 आया। इसको बोलते सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट
ये इक्वल है तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। देख लो, बीच वाले का एटॉमिक मास इनके फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास के एवरेज के इक्वल होता है, मतलब एवरेज होता है। क्या होता है, अप्रॉक्सी क्या होता है, एवरेज होता है। समझ गए, कोई दिक्कत में नहीं सर, ये एक एग्जाम्पल था। और एग्जाम्पल बहुत होते हैं, इससे एग्जाम्पल होते हैं इसके कार स्कूटर, क्या होते हैं, कार स्कूटर बाप राजी, कार स्कूटर बाप, ये 3 एलिमेंट है कार स्कूटर। फिर एग्जाम्पल होता है, बोल सकते हो कि कल फिर बाहर आई, कल बाहर आई, क्या बोलेंगे, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम, ये भी एग्जाम्पल है 3 का। कल फिर कल बाहर आई, कौन, आंटी, तो मतलब कल बाहर आई, समझ गए। और ये क्या का कार स्कूटर बाप राजी, और ये क्या है, लीना की। तो ये सब एग्जाम्पल्स है इनके ट्रेड्स के, क्या सब एग्जाम्पल, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। आपको पेपर के अंदर सिर्फ ये लिखना होगा और कुछ नहीं, समझे, और सब आप समझ चुके, अंडरस्टैंडिंग, मजा आ गया एकदम, समझिए सर। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। अब चूँकि इनका जो था रूल था वो कुछ ही जगह पर वैलिड हो पाया। अब हरदम ऐसा नहीं हो पा रहा था कि हरदम 3 एलिमेंट का ग्रुप बने उनका सेम है, ऐसा आगे नहीं हो पा रहा था। कुछ टाइम तक हुआ, कुछ टाइम तक वैलिड भी था, फिर आगे ये सब काम नहीं कर रहा था। मतलब इनका भी लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया कि कुछ एलिमेंट के लिए ये क्या था, सही था कि 3 एलिमेंट का ग्रुप बना लो, बीच का इन दोनों इक्वल देख लो, ये हरदम सही हो, ये ऐसा जरूरी नहीं था। और बाद में कुछ एलिमेंट्स ऐसे निकल गया है जिनका ये मतलब वैलिड नहीं हो रहा था, उससे अलग कहानी है, वो तुमको आता भी नहीं है। और तुम क्या करोगे, हल्का सा इसको भूल जाओ, वो सब हुआ क्या, वो सब अपने बुक के अंदर है, आप लोग समझ नहीं गए। तो बस याद रखना इतना सा कि जब आगे से बढ़ता गया तो आगे जब 3 एलिमेंट का जब ग्रुप बनाया जाने लगा तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि बीच वाले का इन दोनों के सम के बराबर आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जो फिर क्या हो गया, सिंपल तरीके से फेल हो गया, समझ गए। उसको नोट कर लेंगे। फिर अपन करते हैं इसके आगे का, दैट्स कॉल्ड व्हाट, लास्ट टॉपिक, दैट्स कॉल्ड व्हाट, न्यूलैंड्स। क्या पढ़ेंगे, न्यूलैंड पढ़ेंगे, इसको नोट कर लेंगे। तो अभी हमें पढ़ना है क्या, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेस। क्या पढ़ना है अपने, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेस। ये क्या था, कुछ नया था क्या, हाँ सर ये बहुत नया था, दैट्स कॉल्ड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेस। इनका थोड़ा जो तरीका था वो अलग था, थोड़ा सा क्या था, अलग था। आपको कुछ पहले मैं आपको बता दूँ था इनके बारे में कि ये थे काफ़ी इंग्लिश साइंटिस्ट थे। कैसे थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, मतलब ब्रिटिश वगैरह बोल सकते हो आप एक तरह का, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, मतलब ब्रिटिश वगैरह के साइंटिस्ट थे। इनका नाम क्या था, कौन मालूम है, न्यूलैंड। और इनका नाम था जॉन, क्या था, जॉन न्यूलैंड। क्या नाम था इनका, जॉन न्यूलैंड बोलते हैं इनको सब, जॉन न्यूलैंड। इनका नाम क्या था, जॉन न्यूलैंड था। और ये कब के साइंटिस्ट है, 1866 के साइंटिस्ट है। मतलब इन्होंने जब ये बताया तब क्या था इनका उम्र, 1866 की बात है ये। इन्होंने कहा, इन्होंने जो अरेंजमेंट था, लोगों को मालूम था कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, सबको मालूम था। इन्होंने कहा कि जो एलिमेंट का जो आप रख रहे हो, एलिमेंट को जिस तरह से रख रहे हो, जो उनका सीक्वेंस है रखने का, वो गलत है। वो क्या है, गलत है। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप रख रहे हो एलिमेंट को, आप जिस तरह से अरेंज कर रहे हो, वो तरीका इनका अलग था। इन्होंने कुछ नया तरीका दिया अरेंज करने का, कुछ नहीं, क्या सिंपल तरीका था। इन्होंने क्या कहा, जो एलिमेंट का एटॉमिक मास कम है उसको नीचे रखो, जो भारी है उसको ऊपर रखो, बस यही था इनका अरेंजमेंट। इनका क्या था अरेंजमेंट, कि जो लाइटर पार्टिकल है, जो कि आपके हल्के पार्टिकल है, दैट्स कॉल्ड लाइटर पार्टिकल, लाइटर बोल सकते हो उसको एलिमेंट, लाइटर एलिमेंट। और एक होता है हैवियर एलिमेंट। क्या होता है, हैवियर एलिमेंट। 2 तरह के एलिमेंट होंगे, लाइटर मतलब जिनका एटॉमिक मास कम है, और हैवी मतलब जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा है, जिनका वजन ज़्यादा है। तो इन्होंने सबसे पहले हाइड्रोजन को रखा, सबसे नीचे हाइड्रोजन को रखा, और सबसे लास्ट में किसको रखा, थोरियम। किसको रखा, थोरियम को रखा। सबसे भारी होता है, क्या सबसे भारी होता है, उस वक्त सबसे भारी कौन था, थोरियम था। तो हुआ क्या, जो इन्होंने क्या किया, जो क्लासिफिकेशन है, जो अरेंजमेंट है, जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट है, उनको क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या रखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, बोलते ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ही अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। समझ गए, पहला काम इसने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक मास के बिहाफ पर, और इनकी क्या रखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर रखा। मतलब जो हल्का इसको नीचे रखा, जो भारी उसको ऊपर, उसके ऊपर इस तरह करता गया। सबसे हल्का पार्टिकल कौन था, हाइड्रोजन था, तो उसको सबसे नीचे रखा। और सबसे भारी कौन था, थोरियम था, तो उसने उसको सबसे ऊपर रखा। समझ गए, फर्स्ट पॉइंट क्या था, अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ही अरेंज न्यूलैंड साहब ने अरेंज किया एलिमेंट्स को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के। समझ गए, सबसे नीचे रखा हाइड्रोजन को, सबसे ऊपर रखा थोरियम को। हाइड्रोजन था सबसे हल्का, थोरियम था सबसे भारी। समझ गए सर। फिर उसने क्या देखा, जब इस तरह से अरेंज कर रहा था, जब इस तरह से ये अरेंज कर रहा था, तो इसने देखा, इट सीन दैट कि एवरी 8 एलिमेंट हैव अ सेम प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट एलिमेंट। Every 8 element show the similar property to the first element. That's called Newland's law. That's called Newland's law or Newland's octaves. समझ गए, इन्होंने क्या देखो लिखा है, when they arrange, it seem that every 8 element have a same property to the first element. जब वो ऐसा कर रहा था, तो उसने देखा कि जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट से क्या कर रही है, मैच कर रही है। और इस तरह से उसने उसको क्या कर दिया, उसके नीचे रख दिया, और उस तरह से उसने क्या किया, अरेंजमेंट किया। समझ गया, ऐसा वो कर रहा है 8 देखा, तो 8 देखा कि 8 फर्स्ट से मैच कर रहा है, तो उसको उसने उसके नीचे रख दिया।
फिर देखा, फिर कोई 8 एलिमेंट को उसने ऐसा करता गया। इस तरह से उसने क्या किया, अरेंजमेंट किया। ये था उसका डेफिनेशन, आप लिख देंगे, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं सर। 2 नंबर के लिए आता आप लिख लेंगे सिंपल तरीके से, जो मैं लिखा हूँ वही आपका डेफिनेशन है अच्छे तरीके से। एक नंबर आपका, एक नंबर भी नहीं कटेगा। और ये कुछ अंडरस्टैंडिंग में आपको बता दिया कि इंग्लिश का साइंटिस्ट था, ब्रिटिश साइंटिस्ट था, इसका पूरा नाम क्या था, जॉन न्यूलैंड था। ये 1866 की बात चल रही थी, तब सब इन्होंने एक नजरिया दिया। आप जो बोल रहे हो कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स करती है एटॉमिक मास पे, बात सही है, लेकिन जो अरेंजमेंट है उन्होंने उसमें क्या बदलाव किया, उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स को अरेंज करो उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, क्या करो, अरेंज करो एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के। मतलब जो सबसे हल्का है उसको नीचे, जो सबसे भारी उसको एकदम ऊपर रखो। तो सबसे हल्का कौन था, हाइड्रोजन था। सबसे भारी कौन था, थोरियम था। जब उसने इस तरह जब अरेंज कर रहा था, उसने देखा कि उसने कहानी से याद रखो, कहानी से याद रखो। तो उसने जब अरेंज करा था तो उसने देखा कि जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट से क्या कर रही है, मैच कर रही है। दैट्स कॉल्ड व्हाट, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। समझ गए, ऑक्टेव मतलब होता है ऑक्टेव, मतलब होता है 8, क्या होता है 8, 8 बोलते 8। तो एवरी 8 एलिमेंट शो द सेम और सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। समझ गए सर। अब देखो यहाँ पे उन्होंने उसने उसको जो अरेंज किया था, जो चेक कर, मतलब इस एग्जाम्पल इसका कि इसे सोडियम और लिथियम और सोडियम आर एग्जाम्पल की, मतलब इन दोनों की जो प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी कि सोडियम इज अ 8 एलिमेंट ऑफ लिथियम, सोडियम इज अ 8 एलिमेंट ऑफ लिथियम। मतलब कि देखो लिथियम और सोडियम के बिटवीन जो डिफरेंस कितने का, 8 की, तो 1 2 3 4 5 6, उसको मिला 7 मिला तो कितना हो गया, देखो 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या 8। देखो ये इसके लिए क्या है, 8 एलिमेंट है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी इससे क्या मैच करी थी, तो उसको उसने उसके नीचे रख दिया। जैसे इसके लिए 8 है, इसके लिए 8 है, इसके लिए 8 है, तो सेम आ रही है, तो उसको उसने उसके नीचे रख दिया और कुछ काम नहीं किया। उसने इसको जो अरेंज किया था ना, जब वो चेक कैसे कर रहा था, ये सिमिलर प्रॉपर्टी को चेक कैसे कर रहा था, म्यूजिक, किसके जरिए, म्यूजिक के जरिए चेक कर रहा था। ये जो अपनी सिमिलरिटी थी उनको चेक कैसे कर रहा था, ये म्यूजिक के जरिए। जैसे देखो इसने बोला धो रे मी फा सो लाती, ये एक एलिमेंट्स का नाम है। तो उसने इनको बोला सा रे गा मा प ध नी, क्या बोला, सा रे गा मा प ध नी। तो अब देखो कैसा हुआ, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो उसने देखा जब फ्लोरीन आ रहा है तो फ्लोरीन का जो सुर निकल रहा है वो भी कैसा, सा जैसा है, सा। तो उसने क्या किया, बोले सा तो हाइड्रोजन का भी था, तो उसको उसने उसके नीचे रख दिया। जब सोडियम करा तो सोडियम बोला रा निकल रहा है, र सा रे, तो उसने उसको उसके नीचे रख दिया। फिर मैग्नीशियम उसके नीचे, ऐसा इस तरह से क्या किया उसने, सिंपल तरीके से अरेंजमेंट कर दिया। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, क्या बोला, सा रे गामा पा धानी, सा रे गामा प, सा रे गामा प स धानी, समझ गए। तो इस तरह से उसने क्या किया, अरेंज किया बाय म्यूजिक के जरिए। वो पहचानता था कि इसके सेम कैसे हुआ। जब देखता सुर मिल गया है, मतलब सेम हो गया, तो उसको उसने उसके नीचे रख दिया, समझ गए। तो इस तरह से उसने क्या किया था, सिमिलरिटी को चेक किया था, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आज से काफ़ी है। बहुत सी चीज़ें मेरे को बता दी, इन डिटेल आपको मैंने बताया हूँ। टीचर्स इतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, ऊपर से वो चीज़ों को पढ़ा के चल देते, मतलब निकल जाते हैं और तक गौर नहीं करते। लेकिन अपुन है, आपका भाई है, तो क्या करें, चीज़ों को अच्छे से इन डिटेल आपको मैं बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो पढ़ाई करते रहेंगे, कुछ रहेगा तो क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। मैं बताऊँ नेक्स्ट लेक्चर में, तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।